नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। शिवराज विजय चल रहा है। हमने पहला श्वास देखा। आज कथानक का ये दूसरा भाग। बीजापुर नरेश ने अपने सेनापति अफजल खां को भेजा है। भीमा नदी के किनारे प्रताप दुर्ग के पास में ही उसने अपना डेरा डाल रखा है। इस समय भगवान सूर्य इस ग्लानि के साथ कि इतने सुंदर भारतवर्ष में क्या कोई एक भी ऐसा योद्धा नहीं है जो इस भूमि को इन आतताइयों से मुक्त करवा सके। जैसे अपने मुंह को छुपाते हुए और इस भारत भूमि को अंधकार में डुबोते हुए, आंखों से ओझल हुए प्रताप दुर्ग का द्वारपाल किसी के पैरों के आहट सुनता है और जोर से आवाज देता है, अरे यहां यह कौन है? अरे कौन है यहां? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अरे मरना चाहता है क्या? मेरी बात का जवाब दिए बगैर आगे बढ़ते चले आ रहे हो। तब द्वारपाल की बात का जवाब देते हुए सामने से एक आवाज आती है, द्वारपाल शांत रहो, क्यों बेकार में मरणासन्न कह रहे हो, बहरा कह रहे हो। आवाज में स्निग्धता थी, आवाज में गंभीरता थी। आवाज को सुनकर के द्वारपाल कहता है, अरे आपको ये नियम पता नहीं है क्या कि 3 बार द्वारपाल के पूछने पे भी अगर कोई जवाब नहीं देता है तो उसको गोली मार दी जाए। सामने से आवाज आती है, क्षमा करो, मैं आ रहा हूं। एक 12 साल का भिक्षुक बालक जिसके आगे है, एक भव्य मूर्ति सन्यासी वहां आकर के पहुंच जाता है और फिर द्वारपाल से कहते हैं, अरे तुम सन्यासियों के साथ भी इस प्रकार की कठोर भाषा का प्रयोग करते हो, उनको भी इस प्रकार से अपमानित करते हो। द्वारपाल कहता है, भगवान आप सन्यासी हैं, चौथे आश्रम में हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, किंतु महाराज की यह आज्ञा है कि अगर कोई बिना अपना परिचय दिए आगे आ रहा है और अंधकार में हम उसको नहीं पहचान रहे हैं तो हमें उसको गोली मार देनी चाहिए। सन्यासी कहता, सच है, लेकिन आज मैंने तुम्हारे अपराध को क्षमा कर दिया। आज के बाद किसी सन्यासी, किसी ब्रह्मचारी, किसी पंडित, स्त्री, बालक अगर अंदर आना चाहते तो उनसे इस प्रकार से मत पूछना, और अपना परिचय ना भी दें तो भी उनको अंदर जाने की अनुमति दे देना। अब तो द्वारपाल भड़क गया, उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। भैया सन्यासी कह के आपको बड़ा मैंने प्रणाम कर लिया, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भी आज्ञा का पालन ना करें, हमारे लिए एक ही देव हैं और वो है कोंकण देश के भूमि, जिनके नाम से वीर प्रसवनी कही जाती है, महाराजा शिवाजी। हम उनके अलावा किसी भी आज्ञा के लिए बंधे नहीं हैं। सन्यासी कहता, अच्छा जो कुछ भी हो, चलो मैं रास्ता दिखाओ, हमें उनके पास जाना है। दरबारी कहता है, आप उनके पास जाने का विचार भी मत कीजिए, आप लोगों से मिलने का सुबह का समय है, सुबह आइएगा तब वो आपसे मिलेंगे। जब मर्जी आई तुम भी उठा लिया और चले आए। अरे कोई समय होता है? तो सन्यासी कहता, क्यों रात को किसी से मिलते नहीं है क्या? वो कहता, क्यों नहीं मिलते? अरे भाई जिनके पास परिचय पत्र होता है, जिनको आमंत्रण दिया गया होता है, ऐसे लोगों से मिला जाता है। सबसे मिलने का एक समय होता है, तुम लोगों से मिलने का ये समय नहीं है। अब सन्यासी अपने मन में विचार करता है कि शिवाजी ने बड़े ही अच्छे लोगों को योग्य जगह पे रखा है, लेकिन फिर भी एक बार और परीक्षा लेते हैं। और फिर द्वारपाल से कहता है, इधर आओ मेरे पास। द्वारपाल जैसे ही पास में आता है उससे कहता है, अरे भाई देखो, तुम ठहले द्वारपाल, 1000 10,000 कभी एक साथ नहीं देख पाओगे, पूरी जिंदगी तुम्हारी निकल जाएगी, लेकिन 1000 10,000 एक साथ कभी तुम्हें नहीं मिल सकते। हम ठहरे सन्यासी जंगल में यहां से वहां घूमते हैं, हमने एक सिद्ध जो भस्म है वो तैयार की है। अरे इसके एक रत्ती भस्म से भी तुम 70-75 किलो तांबे को सोना बना सकते हो। हमारे यहाँ
कहावत है ना कि पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है, तो उसी पारस की बात करता है कि मैं तुम्हें वो पारस दे देता हूं, पैसे वाले हो जाओगे, मुझे अंदर जाने दो। अब तो वो द्वारपाल और भी भड़क गया है। अच्छा, मुझे अपने स्वामी के साथ गद्दारी करने को कह रहे हो, लालच दे रहे हो, चलो अभी मैं तुमको पकड़ के और जो दुर्गा अध्यक्ष उनके पास लेके चलता हूँ। हाथ पकड़ के जोर से खींचना शुरू कर देता है। बड़ा वो सन्यासी कहता है कि अरे भैया ठीक है, आज के बाद ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। लेकिन वो सन्यासी को नहीं छोड़ता और खींच के जब मुख्य द्वार के पास पहुंचता है जहां बराबर प्रकाश था, तब वो सन्यासी कहता है, अरे भाई एक बार मेरा चेहरा तो देख लो, पहले कभी आपने मुझे देखा है? तो द्वारपाल वहां पहुंच करके प्रकाश में उस सन्यासी के चेहरे को देख करके एकदम से उसके हाथ में से सन्यासी का हाथ छूट जाता है और कहता, श्रीमान गौर सिंह जी, आप, अब हम तो अनपढ़ हैं महाराज, भूल हो गई, हमसे क्षमा कर दीजिए, आपको हमने पहचाना नहीं इसलिए आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। गौर सिंह उस द्वारपाल की पीठ थपथपाते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें जो करना चाहिए तुमने वही व्यवहार किया है। मैंने कई बार तुम्हारी परीक्षा ली है, लेकिन हर बार तुम परीक्षा में पास हुए। वैसे तो तुम पे जब इतना विश्वास है तभी तुमको शिवाजी महाराज ने इस प्रकार के पद पे रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उनके पास जाकर के अवश्य ही तुम्हारी सिफारिश करूंगा कि जिससे और भी जो यथा योग्य तुम्हारे लिए स्थान हो, तुम्हारी प्रामाणिकता का तुमको पूर्ण इनाम मिलना चाहिए। द्वारपाल हाथ जोड़ के गौर सिंह जी के कान में कुछ कहता है, उसको सुन करके गौर सिंह अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जाके जो प्रधान द्वारपाल है उससे मिलते हुए पास में एक नीम का पेड़ है, उसके चबूतरे पे जाकर के उस बालक को बिठा देते हैं और जो तुम्बी और सन्यासी के वेश के जो सब साधन सामग्री थे वो वहीं उतार के रख देते हैं और उस सन्यासी के वेश के अंदर से एक अंगरखा पहरे हुए सुंदर नवयुवान, जिसके चेहरे पे एक विशेष तेज है, दिखाई देता है। एक पगड़ी निकाल करके उस जो बालक के हाथ में थैला था उसमें से अपने सिर पे रखते हैं और अंदर की तरफ चल देते हैं। अपने घुंघराले बालों को थोड़ा ठीक किया है, एक उत्तरी वस्त्र जो है अपने कंधे पे डाला है। भाई राजा के सामने जाना है तो उसकी एक योग्य वेशभूषा होनी चाहिए, उस वेशभूषा को धारण कर लिया है। और ये गौर सिंह जो हैं उस जहाँ पे एक भवन में कुश का आसन पड़ा हुआ है और सिर्फ उस कुश के आसन पे जो बैठे शिवाजी, जिसके आसपास बहुत सारे लोग जमीन पे बैठे हुए, कोई बड़ा सिंहासन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई जो सभासद है उनके लिए कोई इस प्रकार की तैयारी नहीं है, ये कोई महल नहीं है, ये कोई सभाखंड भी नहीं है, एक भवन के अंदर इसी प्रकार की व्यवस्था है। और उस भवन के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ शिवाजी की मूर्ति का वर्णन किया है कि शिवाजी किस प्रकार के दिखाई देते हैं, कैसा उनका शरीर है, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, कैसा उनका स्वभाव है, उन सब चीज़ों की विस्तार से चर्चा की है। वहाँ जा कर के जिनके देह में स्फूर्ति अंग अंग से फूट रही हो, अंग प्रत्यंग जिनका सुगठित है, अपने शरीर से भी लंबी तलवार चलाने की जो क्षमता रखते हैं और अफजल खां के दमन से संबंधित चर्चा अपने साथियों के साथ जो कर रहे हैं, उनके पास प्रतिहारी ने आकर कहा, गौर सिंह आपके दर्शन चाहते हैं। शिवाजी तुरंत कहते हैं, भाई जल्दी से उनको अंदर ले आओ, ले आओ। गौर सिंह अंदर पहुंचे हैं, जाकर के उन्होंने शिवाजी को प्रणाम किया है। शिवाजी कहते हैं, बैठो बैठो, काफ़ी समय बाद दिखाई दिए, सब कुछ कुशल से तो है? आपके साथी जिन्होंने महाव्रत लिया हुआ है वो सभी वन में आश्रम बना करके रहने वाले आपके साथी लोग सब कुछ प्रसन्नतापूर्वक तो हैं? तब गौर सिंह कहते हैं कि प्रभु चरणों का अनुग्रह है, हम सब पूर्णतः कुशल हैं। भगवान विश्वनाथ से यही प्रार्थना किया करते हैं कि जो व्रत हमने आपके लिए लिया है और जो व्रत आपने भारत भूमि के लिए लिया है,
उस व्रत में हम सबको सफलता मिले। अब शिवाजी पूछते हैं कि हमारे महाव्रत आश्रमों में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था, कोई समस्या, कोई चिंता की बात तो नहीं है। तब गौर सिंह कहते हैं कि नहीं, हर 2 कोस पे सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो महाव्रतधारी मुनिवेश में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो आपके कार्य में संपूर्ण निष्ठा के साथ सज्ज हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना कह सकता हूं कि बीजापुर से कोई मक्खी भी अगर इधर आनी चाहे, या दिल्ली से कोई मक्खी भी इधर आना चाहे, तो वो भी हमारी इजाज़त के बिना नहीं आ सकती है। फिर इन मुगलों की तो बात ही क्या है। गौर सिंह के इस जवाब से शिवाजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शिवाजी कहते हैं कि हाँ भाई, क्यों ना हो, आप सब भारतीय, भारत माता की संतान, आर्यवंशी जब इस प्रकार से निष्ठावान हैं, तो अवश्य ही जो व्रत हमने लिया है वो पूरा होगा, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए तो आप लोग अपने प्राण भी निछावर करने के लिए तैयार हैं। अच्छा बताओ, अफजल खां के बारे में कोई विशेष समाचार है क्या? तो गौर सिंह कहते हैं कि हाँ, विशेष समाचार है। और फिर अपनी पगड़ी उतारते हैं और उस पगड़ी के अंदर से वही पत्र जो उस यवन युवक को मार करके मिला था, उस पत्र को सामने रख देते हैं। शिवाजी कहते भाई जल्दी पढ़ो उस पत्र को। अब वो तो अरबी लिपि में लिखा हुआ था, टेढ़ी टेढ़ी टांगें जो होती हैं उसमें, तो भगवान ये तो सर्पाकार लिपि में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को संबोधित करते हुए कहा है कि वीरवर, तुमने महाराष्ट्र के अधिपति शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए जो प्रस्थान किया है, तुम्हारी विजय निर्विघ्न हो, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। अगर तुम शिवाजी को जीत करके ले आए तो मैं ये समझूंगा कि मैंने पैदल ही एक शेर को जीत लिया है। लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि शिवाजी को जीवित पकड़ करके लाया जाए, और अगर ये कार्य आप करोगे तो जिस दिन आप यहाँ दुर्ग में आओगे, वीर पुंगव की उपाधि तुमको दी जाएगी। और मैंने गोपीनाथ नाम के एक पंडित जी को इस कार्य के लिए लगाया है, वो इसमें आपकी मदद करेंगे। शिवाजी से आपकी मुलाकात हो इसमें, और अगर अवसर मिले तो शिवाजी को जीवित पकड़ के लाना है। शिवाजी ने अपने दाहिने हाथ से मूंछों पे ताव दी, आकाश की ओर नजर रखी और फिर कहा, अरे बीजापुर के कलंक, स्वयं शिवाजी ही जीवित तेरे पास आएगा, तेरी राजधानी पे आक्रमण करेगा और वीर पुंगव की उपाधि तुम्हारे पास से अपने आप ग्रहण करेगा। क्या गोपीनाथ पंडित का कोई समाचार है? तभी द्वारपाल आकर के फिर महाराज से, महाराज की जय हो, प्रणाम करता है और कहता है कि किले के बाहर एक पंडित जी खड़े हुए हैं, गोपीनाथ अपना नाम बता रहे हैं। हम लोगों ने बहुत कहा कि भाई सुबह ही मिलने का टाइम होता महाराज से, पंडित लोगों को इस समय मिलने का टाइम नहीं होता है, लेकिन वो बहुत कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी कार्य है, तो आप आज्ञा दीजिए कि क्या किया जाए। तो ऐसी गोपीनाथ की तो राह देखी जा रही थी। अपने बचपन के साथी माल्यश्री से यहाँ शिवाजी ने कहा कि आप जाओ दुर्ग के पास में जो महावीर जी का मंदिर है, उस मंदिर में उनको ठहराओ, उनके रुकने के लिए, सोने के लिए पलंग और सब कुछ योग्य सामग्री की व्यवस्था करवाओ, फिर मैं आकर के उनसे मिलता हूँ। माल्यश्री की ये कह कि अच्छी बात है, वहाँ से निकल जाता है। अब गौर सिंह यहाँ शिवाजी महाराज से ये कहते हैं, महाराज जी अफजल खां की ये ड्रामेबाजी बहुत हो गई, मुझे अब ये जो इनके इरादे हैं वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, और अब मुझसे ये सब सहन नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं अफजल खां के शिविर में जाऊं और एक एक बात का पता लगा करके, और फिर मैं आपको बताऊं आके कि वहां चल क्या रहा, उनकी तैयारियां क्या है। देखिए, गुप्तचर तो सारे काम करते हैं, लेकिन गुप्तचर से ऊपर जब कोई इस प्रकार का एक जो सेनापति बनने का अधिकारी है, जब कोई ऐसा कोई व्यक्ति इस कार्य को अपने सिर पे लेता है ना, तो उस राजा के कार्य में सफलता मिलना बड़ा स्वाभाविक बन जाता है। गौर सिंह कहते मैं उनके यहाँ जाऊंगा तो उनके सैनिकों से और बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो मिल सकती हैं, जो हमारे लिए काम आ सकती हैं। शिवाजी कहते हैं कि आप वीर पुंगव हो, आप बड़े कुशल हो,
आप चतुर भी हो, आप सब कुछ करने में सक्षम हो। मैं तुम्हारा उत्साह नहीं तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन इतना याद रखना, ये दुश्मन जो हैं बड़े क्रूर हैं, बड़े भयंकर हैं, नीच हैं, कपट पटु हैं, बड़ा कपट करने वाले हैं। बड़ी सावधानी रखना भैया अगर आप जा रहे हो। गौर सिंह शिवाजी को 3 बार प्रणाम करके और उठ करके खड़े हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, उसी नीम के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, उस बालक को अपने साथ लेकर के, पहले से एक निश्चित था, उस भवन में जाकर के पहुंचते हैं और उसके बाद अपने बालों को ठीक करके, मुंह में पान दबा के और तिलक विलक लगा करके और एक नए वेश में, जो गायक का वेश है, इस वेश में गौर सिंह उस भवन से बाहर निकलते हैं। लड़के के हाथ में तानपूरा है, तानपूरा को लेकर के और अफजल खां का जहाँ शिविर लगा हुआ उस तरफ ये प्रस्थान कर देते हैं। हरा अंगरखा, लाल पायजामा, सिर पे रेशमी पगड़ी और मुंह में पान, सुगंधी से जैसे नहाए हों, ऐसे तरबतर परफ्यूम से, मतलब कोई इस समय देखे तो गौर सिंह को ये कह ही नहीं सकता कि कोई गौर सिंह योद्धा है। तान रंग अपना नाम रख करके, हाथ में एक हाथी के दांत वाली मूठ वाली बैंत है जिसके अंदर गुप्ती है, उसको लेकर के वहाँ जाकर के पहुँच जाते हैं। अफजल खां के शिविर के पास पहुँचे, वैसे ही द्वारपाल पूछता कि भाई कहाँ जा रहे हो? कहता कि भाई हम तो गायक हैं, हमने सुना है कि संगीत का प्रोग्राम है तो हम इसमें भाग लेने जा रहे हैं। तो कहते हाँ हाँ, अभी बहुत सारे गाने वाले गए हैं, जाओ तुम भी चले जाओ। इस प्रकार से गौर सिंह को शिविर के अंदर प्रवेश मिल जाता है। अब शिविर में जाकर के वो देखते हैं, एक तरफ यहाँ मराठों का वर्णन था जो एकदम चुस्त और तंदुरुस्त अपने कार्य में पटु होकर के, और एक तरफ यहाँ इन मुगलों का वर्णन किया है। कोई कहीं ऐसा खा रहा है, मुझे तो याद आ गया सुंदरकांड में कि जब हनुमान जी लंका में पहुँचते हैं तो वहाँ किस प्रकार का वर्णन देखने को मिला है। कुछ इसी प्रकार का वर्णन यहाँ किया गया है। कहीं तम्बाकू का धुआं छोड़ा जा रहा है, हुक्के गुड़गुड़ाए जा रहे हैं, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। जो खाना बन रहा है उसमें ऐसी भयंकर मसालों की गंध आ रही है जिसमें सामान्य रूप से सहन ना हो। कहीं मुर्गा, कहीं अंडा, कहीं मांस, कहीं कुछ, यही सब बन रहा है। इसके बीच में कुछ सैनिक एक दूसरे से बात कर रहे हैं और उस बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि इसीलिए तो यहाँ आए हैं। तो कहता कि सैनिक कह रहा है कि भाई महाराष्ट्र देश जो है बड़ा दुर्गम देश है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं? कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, अरे एक जगह जाना हो तो ऊपर चढ़ो फिर नीचे उतरो, यही चलता रहता है। और कहना पड़ेगा शिवाजी की वीरता भी अद्भुत है। उसका एक एक सैन्य इतना निडर है, उनके घोड़े कितने तेज चलते हैं? और शिवाजी की तलवार की चमक, भाई कोई भी उनकी तलवार के सामने आ जाए तो उसके छक्के छूट जाते हैं। भैया जब सैनिक लोग बात कर रहे हैं तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक सैनिक कहता है यार पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बड़ी घबराहट हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध में अफजल खां मारा जाएगा। वैसे उसने यही निर्णय किया है कि शिवेन योत्से हनिष्यामी ग्रहिष्यामि वे, या तो मैं शिवाजी को युद्ध में मार दूंगा या उसको जिंदा पकड़ के ले आऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो बीजापुर वापस जा पाएगा। क्योंकि ये जो मराठे हैं ना, ये बड़े चतुर हैं, ये बड़े होशियार हैं, ये जल्दी किसी के चंगुल में नहीं फंसते हैं। तो दूसरा कहता है कि मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि शिवाजी को संधि के बहाने एक तरफ बुलाया जाएगा, और जब शिवाजी वहां पहुंचेंगे तो उसी समय उनकी सेना पे हमारे सारे सैनिक एक साथ आक्रमण कर देंगे और बाद में उनको बंदी बना दिया जाएगा, और अगर नहीं बंदी बना पाए तो उनको भी मार दिया जाएगा। ऐसे में गौर सिंह भी वहां थे। वो कहता कि भाई आप लोग बड़े धन्य हैं जो इतनी गोपनीय बातों को ऐसे सबके सामने इस तरीके से चर्चा कर रहे हैं? पर जब तक मुझसे पूछो ना तो सच में मराठे जो है ना परले दर्जे के धूर्त होते हैं। इनकी धूर्तता के आगे किसी की सफलताएं काम नहीं किया करते। ये अपने देश से पहरेदारों को भी निष्प्रभ बना देते हैं। खुद आए अभी अंदर हैं, पहरेदारों को निष्प्रभ करके जैसे अपनी बात कर रहे हो हैं।
और सुंदरता इनकी ऐसी होती है कि अच्छे अच्छे लोग जो हैं इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जैसे इस समय मैंने कहा था कि गौर सिंह तो वैसे ही बड़े सुंदर हैं, और तान रंग के वेश में तो और भी। उन सैनिकों के सुर में जिनमें से कह रहा था कि भी अफजल खां मर जाएंगे, मार दिए जाएंगे, जैसे एक और पलीता लगा दिया गौर सिंह ने। बता दिया कि नहीं, ये तो मराठे जो हैं बड़े धूर्त होते हैं और इनके सामने कुछ नहीं तुम लोगों की चलने वाली है, भाग जाना अगर मौका मिल जाए। इस तरीके का एक सुर पुरा करके वहाँ से आगे बढ़ गए। जाकर के वहाँ पहुँचते हैं खेमे के दरवाजे पे, और वहाँ गौर सिंह से पूछा जाता है कहाँ के रहने वाले? तो कहता पुणे नगर का निवासी हूँ, गान रस में यानी गाया करता हूँ, एक गायक हूँ। तो पूछा भाई नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम तान रंग है। पहले कभी यहाँ आए? बोले नहीं, यहाँ आने का अवसर तो नहीं मिला है, लेकिन आज ऐसा मौका मिला है कि मुझे हुजूर के दर्शन हो जाएं, इसलिए आया हूँ। खैर, तान रंग को तानपुरा के साथ बिल्कुल अफजल खां के सामने पहुंचने का मौका मिल जाता है। अफजल खां के सामने पहुंच करके मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन आप जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य को करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। सलाम करते हैं, आसपास देखते हैं, आसपास का वातावरण है, बहुत सारे गायक वादक बैठे हुए हैं, सब अपने अपने, कोई तानपुरा संभाल रहा है, कोई ताल मिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कान पे हाथ रख के अपनी गाने की कोशिश कर रहा है। अफजल खां के आसपास दो चार उसके ऊपर चमड़ डुला रहे हैं, दो चार पंखा कर रहे हैं, और ऐसे वो चापलूसों से घिरा हुआ है। टोपी ओपी उसने पहन रखी है, लुंगी लगाए और बैठा हुआ है। जैसे उसकी नज़र तान रंग पे पड़ी, आहा हा, क्या सौंदर्य है, क्या गठीला बदन है, देख के एकदम आकर्षित होता है। अन्य गाने वालों ने भी देखा तो सबको ऐसा लगा कि जैसे ये तो हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया है। तो उस स्थिति में सबको हतप्रभ बनाते हुए गौर सिंह जो हैं या तान रंग जो हैं, अफजल खां उनसे पूछता है कि आप किस देश के रहने वाले हैं? तो बताता है कि सर हम वैसे तो राजपूताने के रहने वाले हैं। राजपूताने के? बोले हाँ। तो महाराष्ट्र देश में कैसे आ गए? तो बोले मुझे घूमने का शौक है महाराज, तो मैं तो देशों में घूमता ही रहता हूँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यही मेरा एक शौक है, गाता हूँ और घूमता हूँ, दो ही काम है। ऐसे में अफजल खां कहता कि आप क्या गाते हो, तान या राग? बोले मैं दोनों ही गाता हूँ। अच्छा, कौन कौन से देश में घूम के आए हो? बंगाल गए हो कभी? तो कहता हाँ बंगाल गया हूँ। और फिर जो बंगाल का वर्णन किया कि किस प्रकार से बंगाल में पद्मा नदी है, किस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मदेश से भारतवर्ष को अलग करती है, वो सारी बातें सुनाई। गौर सिंह का बोलने का तरीका, अफजल खां बेचारा उनकी बातों को सुनकर के मंत्रमुग्ध होता चला जाता है। गौर सिंह के मुंह से बंगाल का एक विस्तृत वर्णन सुन के अफजल खां जोर से हंसता है और कहता है कि भाई आप बड़े भाग्यशाली हैं, इतनी कम उम्र में आपने इतने सारे देशों का भ्रमण कर लिया है, इतनी जगह आप घूम आए हो। अरे आप हमारा संगीत सुनेंगे ना तो आप और भी हमारी सराहना करेंगे। वैसे आप जैसे गुणी लोगों के मुंह से सराहना सुन के बड़ा अच्छा लगता है। तो चलो मूर्छना प्रधान गाओगे या तान प्रधान गाओगे? तो कहता है साहब मैं तो दोनों ही गाता हूं, आपसे कहा मैं एक काम करता हूं, रागमाला आपको सुनाता हूं। इसमें क्या होगा कि कई राग आएंगे एक के बाद एक, और जब सम पे आएंगे तो उस राग का नाम भी आएगा और उसके सारे सुर वगैरह आपको। अफजल खां कहता है कि अच्छा ऐसा भी है, कोई गान हो सकता है? तो कहते हाँ। और फिर यहाँ पे तान रंग ने जो अपनी संगीत के सुर छेड़े तो अफजल खां उसको सुन करके बड़ा प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होकर के वो अपने सोने का कड़ा जो है वो निकाल करके गौर सिंह की तरफ आगे बढ़ा देता है। गौर सिंह उस कड़े को अपने हाथ में लेते, वहां बैठे सभी सभासदों ने तालियां बजा के तान रंग के गान की प्रशंसा की है। अफजल खां कहते हैं कि बोलो आज से पहले और कोई ऐसा तुम्हें गुणग्राहक मिला है?
जिसने इस प्रकार से तुम्हारी कला की कदर की हो। कहते हाँ, मैं शिवाजी के यहाँ पहुंचा था, तो शिवाजी ने भी इसी प्रकार से, और फिर ये जो मौका था, इस मौके का फायदा लेकर के शिवाजी के गुणों का वर्णन करते हैं कि वो कैसे घुड़सवारी करते हैं, वो कैसे राजनीतिज्ञ हैं, कैसे मल्ल विद्या को जानते हैं, कैसे बाण विद्या को जानते हैं, किस प्रकार से उनके आसपास के लोग उनके लिए वफादार हैं, वो धर्म के किस प्रकार से रक्षक हैं, कैसे विद्वान हैं। अब अफजल खां को शिवाजी की ये सारी बातें सुनना अच्छा तो नहीं लगे, लेकिन बड़ा अच्छा मौका मिल गया है कि कोई बिना बताए गुप्तचर आ गया और वो आपको शिवाजी के बारे में बहुत सारी जानकारियां दे रहा हो। अब जानकारी कोई भी आपके मतलब की तो नहीं दी जाएगी, जितनी देनी है उतनी ही दी जाएगी, लेकिन जो जानकारी दी जा रही है उससे। लेकिन जब सारी बात खत्म हो गई और चुप हुए, तो अफजल खां के चेहरे पे एक भाव जो है कि जैसे तुमने मेरे सामने मेरे दुश्मन की प्रशंसा कैसे कर दी, इस प्रकार का भाव। लेकिन गौर सिंह तो बड़े होशियार हैं, वो एक साधारण व्यक्ति के पुत्र थे और आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। आपकी तरह गुणग्राहक तो नहीं है, पर उन्होंने रायगढ़ नाम का दुर्ग बनवा लिया है। अब सारी बातें भी बतानी हैं और इनको बुरा भी ना लग जाए, तो लेकिन आपकी तरह तो नहीं है। वैसे ये वीर शिवाजी आ गए, ऐसा जब कोई सुनता है ना तो उसके कपड़े गीले हो जाते हैं महाराज, लेकिन आपके जैसे नहीं। शिवाजी की इतनी प्रशंसा सुनने के बाद तो एक तरीके से आग बबूला सा हो जाए अफजल खां, ऐसी स्थिति है। गौर सिंह इस बात को पहचान गए हैं और वो कहते हैं लेकिन आज सिंह के साथ शिवाजी का सामना हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि कल का सूर्य शिवाजी नहीं देखेंगे। एक ही रास्ता है, अगर स्वयं शिव आकर के शिवाजी की सहायता करें तो ही भले वो बीजापुर पे विजय प्राप्त कर पाए, नहीं तो आपके सामने उनकी क्या विसात है। वे कहते तो नहीं बन रहा था गौर सिंह से, लेकिन अपने कार्य की सफलता के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। गौर सिंह ने इस प्रकार से कहा। तब हंसते हुए अफजल खां, अरे काहे का वो शंकर, खरगोश के सींग सा, कछुई के दूध सा, सांप के कान सा, मेढक की जीभ सा और बांझ के लड़के जैसा, वो शंकर काहे की मदद करेगा। अरे कल ही रस्सियों से बांध करके और थप्पड़ मारते हुए इस शिवाजी को मैं बीजापुर लेके जाऊंगा। मेरे पास 5000 घुड़सवार और 10,000 पैदक सैनिक हैं। उन सबको आज्ञा दे दी गई है कि गोपीनाथ पंडित द्वारा शिवाजी को मैंने बुलवाया है। शिवाजी जैसे वहां आएंगे उनको जीवित ही बांध लिया जाएगा और उनके किले के ऊपर आक्रमण कर दिया जाएगा। भैया जो कुछ प्लान था, जोश में आकर के अफजल खां खुद अपने मुंह से अपना सारा प्लान गौर सिंह के सामने प्रकट कर देते हैं। वहां उपस्थित सभी सभासद इस बात से एकदम से हतप्रभ हो जाते हैं कि ये है क्या है, ये मतलब इतनी गोपनीय बात है और उसको इस प्रकार से खुलेआम ये चिल्ला चिल्ला करके यहाँ गा रहे हैं। सभासद कुछ नाराज भी हुए, क्योंकि ऐसा तो नहीं अफजल खां ही सबसे बड़े हैं, उनके साथ भी कुछ सलाहकार इस प्रकार के लोग भेजे गए होंगे ना। तभी रसोईया प्रवेश करता हुआ कहता कि महाराज खाने का समय हो गया है, चलिए भोजन कीजिए। तान रंग से वो कहता कि फिर आइएगा। यूं कहकर के तान रंग को वहां से विदा मिली है। अफजल खां भोजन करने के लिए चले गए हैं, तान रंग को तो वहां से निकलना ही था। तान रंग जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से वापस शिवाजी के पास पहुंचे जाकर के। चलिए शिवाजी के साथ हम प्रताप दुर्ग चलते हैं। गोपीनाथ पंडित के पास शिवाजी जाकर के पहुंचे हैं। शिवाजी गोपीनाथ पंडित से कहते हैं भाग्यम अस्माकम यदालय सुमाद्रसा भूदेवा स्वचरण रजो भी पालती। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे ब्राह्मण के चरण मेरे इस भवन में पड़े और मेरा घर पवित्र हो गया। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं। तो गोपीनाथ पंडित कहते हैं कि ये तो बात सच है कि आप भाग्यशाली हैं, लेकिन मैं ब्राह्मण के रूप में आपके पास नहीं आया हूं। मैं इस समय ना पंडित के रूप में आया हूं ना कवि के रूप में आया हूं। मैं इस समय यवन राज का दूत बन के आया हूं। शिवाजी कहते शिव 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 शिव, कैसी बात कर रहे हो महाराज।
अरे जिनके चरणों के प्रहार से विष्णु की छाती सुसज्जित हुई और स्वयं विष्णु ने भी जिनको सम्मान दिया है, वो ब्राह्मण किसी यवन के जो भारत भूमि के ऊपर कलंक हैं उनके सेवक हो सकते हैं, उनके दूत हो सकते हैं? नहीं 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 महाराज, आप ऐसी बात बिल्कुल मत कीजिए। तो गोपीनाथ कहते हैं कि वीरवर, ये कलयुग है, यवनों से आक्रांत होने के बाद अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा है, इसलिए अभी तो यही सत्य है कि मैं उनके दूत के रूप में यहां आया हूं। जैसा आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण ऐसे होते हैं, अब ब्राह्मणों के साथ वैसा नहीं है। इस समय बीजापुर के सुल्तान की दी हुई आजीविका के ऊपर मैं निर्वाह करता हूं, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूं। तो शिवाजी कहते मैं सावधान हूं। गोपीनाथ बीजापुर के सुल्तान कहते हैं कि हमारे साथ लड़ाई ठानने में कोई फायदा नहीं। अरे अपने हट का परित्याग कर दो, आ जाओ हमारे पास, हमारी सभा में आपको एक उच्च पद प्राप्त होगा। अरे अपनी जिंदगी आराम से व्यतीत करोगे। क्या रखा है इस प्रकार की हमारे साथ की शत्रुता? समृद्धि, शक्ति सब तुम्हारे चरणों को छूएंगे। गोपीनाथ ने तो ये कह दिया। शिवाजी कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप बताइए, यवनराज का प्रस्ताव तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरा हृदय इसकी अनुमति नहीं देता है। जिसने हमारे इष्ट देव की मूर्तियां तोड़ी हों, जिसने हमारे मंदिरों को मटिया मेट किया हो, जिसने हमारे तीर्थ स्थानों को उजाड़ के रख दिया हो, जिसने पुराणों को पीस पीस के नदियों में बहा दिया हो, जिसने वेद की पुस्तकों को फाड़ के उनमें आग लगा दी हो, जो हिंदुओं के दुश्मन है, जिन्होंने हिंदुओं की स्त्रियों के साथ इतनी बर्बरता का व्यवहार किया है, मैं उनकी चाकरी मंजूर कर लूं, मैं उनकी सेवा में जाकर के और सलाम बजाऊं, ये मुझे तो मंजूर नहीं है। अच्छा आप बताओ, ब्राह्मण के रूप में आपको क्या ये ठीक लगता है कि मैंने ये जो व्रत लिया है कि भारत भूमि का उद्धार करवाऊंगा, इसको छोड़ करके मैं उनका सेवक हो जाऊं? देखिए शिवाजी का ये जो व्यक्तित्व है ना, यानी आप वीर योद्धा हैं वो एक बात है, लेकिन आपके पास ऐसा भी व्यक्तित्व होना चाहिए और ऐसी आपकी वाणी की कला होनी चाहिए कि दुश्मन पक्ष का व्यक्ति भी आए ना तो आपके पक्ष में निर्णय देने लग जाए। गोपीनाथ कहते हैं राजन, आप मुझे धर्म संकट में डाल रहे हैं, मैं अपनी कोई राय इस बारे में नहीं दे सकता हूं। सिपाही कहते हैं कि भाई मैं आपसे कोई अपना फेवर नहीं मांग रहा हूं, लेकिन आप ये बताओ कि मैं अगर उनकी गुलामी स्वीकार कर लूं तो ये आपको अच्छा लगेगा? गोपीनाथ कहते कि नहीं, आपने जो निर्णय लिया है, आप जिस राह पे चल रहे हैं वो राह आपकी बिल्कुल सच्ची है, आपने जो प्रतिज्ञा की है, तो फिर आपको कुछ मेरी सहायता करनी चाहिए। शिवाजी कहते हैं तो कहता राजन क्षमा कीजिए, मैं कोई पाप नहीं कर पाऊंगा, यानी जिसका अन्न खाता हूं, जिसका नमक खाता हूं, उसके साथ नमक हरामी तो नहीं कर पाऊंगा। शिवाजी कहते शिव 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 शिव, अरे भाई आपसे कोई अधर्म नहीं करवाएंगे, बस एक बात हम चाहते हैं कि कल यहाँ किसी उद्यान में आपके अफजल खां और हमारे बीच में मुलाकात हो जाए। गोपीनाथ कहते ये तो बिल्कुल संभव है, क्योंकि गोपीनाथ को भी यही कह के भेजा गया था कि शिवाजी को वो बुला के ले आए। अब शिवाजी सामने से जब वही प्रस्ताव रख रहे हैं तो गोपीनाथ को तो ये लगता है कि जो मैं करने आया हूं वही होने जा रहा है। तो गोपीनाथ कहते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल संभव है। फिर तो गोपीनाथ के साथ बात हो गई। गोपीनाथ जब वहां से उठे तो शिवाजी की उदारता से, उनकी धार्मिकता से, उनकी शूरवीरता से, उनकी सारे सद्गुणों से इतने अधिक प्रभावित थे कि आप ये मान लीजिए कि आजीविका उनको बीजापुर से मिल रही है, लेकिन उनका हृदय शिवाजी के साथ है। इधर गोपीनाथ ने वहां से प्रस्थान किया और गौर सिंह ने वहां प्रवेश किया। गौर सिंह आकर के सारी बातें, क्योंकि वो तो सब कुछ जान के आए थे, शिवाजी को बता देते हैं। शिवाजी ने गौर सिंह के साथ मिलकर के
और दूसरे सेनापतियों के साथ मिलकर के योग्य रूप से सारा प्लान बनाया। समय था, इसलिए 3 प्रहर तक एक शयनागार में प्रवेश करके अच्छी सी नींद ली शिवाजी ने, और फिर प्रातःकाल होने से पहले ही उनके सारे सैनिक 4 दीवारी में जहां जिस जगह उनके लिए स्थान निर्धारित किए गए थे, सारा प्लान तो रात को ही बन गया था। सब सेनापतियों ने, सारे घुड़सवार, पैदल जो सैनिक हैं, कोई झाड़ियों में, कोई ऊंचे नीचे पर्वतों के उनमें, क्योंकि इनको तो छापामारी युद्ध सिखाया गया, ये तो सब इसके निष्णात हैं, तो सब अपनी अपनी जगह पे छुप गए हैं। फिर सवेरा हुआ, सूर्य नारायण प्रकट हुए, उसके साथ ही लाल दाढ़ी मूछ वाले यवनों से सुसज्जित सेना का धीरे धीरे कूच दिखाई देने लग गया। हम आज अवश्य शिवाजी को जीतेंगे, हृदय को कपा दे, इस प्रकार का शिवाजी का भय लेकर के भी वो सारे सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। इधर शिवाजी आ गए, शिवाजी आ गए, एक बार बोल दिया जाए तो सब कांपने लग जाते हैं। गोपीनाथ पंडित ने 2-3 चक्कर लगाए, इधर से उधर, उधर से इधर, और शिवाजी और सेनापति जिस जगह एकत्रित होने वाले हैं उस स्थान पे अपनी पालकी में बैठ के अफजल खां करके पहुंचा है, और एक घोड़े पे रेशमी कुर्ता दिखाई दे रहा है ऊपर, लेकिन उसके अंदर लोहे का कवच जिनने पहन रखा है, सोने के तारों से गुथी हुई पगड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके अंदर लोहे का शिरस्त्राण जिन्होंने पहना हुआ है, हाथों में बघनखा जिन्होंने पहन रखे हैं, और कमर पे टाइट फेंटा बंधा हुआ है। तलवार अलवार लाने की तो अनुमति है नहीं, ना अफजल खां को लेके आना है, ना शिवाजी को लेके आना है। लेकिन अफजल खां ने अपने सैनिकों से ये कह दिया था कि जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो जैसे ही मैं ताली बजाऊंगा वैसे ही शत्रु की सेना पे तुम टूट पड़ना सब लोग। तो सारे सैनिक इस राह में कि अफजल खां भी ताली बजाएंगे। अफजल खां वहाँ पहुँचे, इधर शिवाजी अपने जैसे कोई हिरण को नचा रहा हो ऐसे अपने घोड़े को नचाते नचाते एकदम वहाँ जाकर के पहुँच जाते हैं। इधर अफजल खां एकदम महीन कपड़े पहने हुए, हीरे से जड़ी हुई टोपी ओपी पहन के, क्योंकि उसको तो ये था कि हमें एक ताली बजाने भर की देर है, सारे सैनिक टूट पड़ेंगे, शिवाजी को भी बंदी बना लिया जाएगा और दुर्ग उर्ग को सबको खत्म कर दिया जाएगा। श्वास भी ले तो जिसमें से मदिरा की गंध आ रही है, ऐसा वो वहाँ अपनी पालकी से उतर के पहुँचता है। जैसे ही दोनों अपनी अपनी सवारी से नीचे उतरे, आइए आइए, स्वागत है स्वागत है। गौर सिंह उनके पीछे था तो सही इसका वेश, लेकिन पूरी तरीके से तैयार कि मौका मिल जाए तो एक झटके में अफजल खां की गर्दन भी उतार दूं। वहां पहुंचे जाकर के तो दोनों ने एक दूसरे का स्वागत किया, आओ 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 आओ। दौड़ते हुए दोनों एक दूसरे को अपने आलिंगन में लेने के लिए दौड़ते हैं। अफजल खां को ये कि आलिंगन में लेकर के ताली बजा दें, लेकिन जैसे ही अफजल खां शिवाजी के आलिंगन में पहुंचे, शिववीरस्तु आलिंगन छलेनेव स्वहस्ताभ्याम तस्य स्कंदो दृढ़म गृहीत्वा। शिवाजी ने तो आलिंगन के बहाने से ही अपने दोनों हाथों से उसके कंधे को बराबर मजबूताई से पकड़ के सिंह नखैर जत्रुणी कंधराचा विपाटे, अपने सिंह नखों से उसके इस गर्दन के भाग को और कंधों को फाड़ के रख दिया, और फिर रुधिर दिग्धम चा तत्शरीरम कटकटे से समुत्तुल्य भूपृष्ठे अपोगे। फिर खून से लथपथ हुए उसके शरीर को अपने कमर तक उठा करके और जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। और फिर क्या था, शिवाजी की जो सेना है वो चारों तरफ मुगलों के ऊपर टूट पड़ी। ताली की आवाज तो नहीं आई, लेकिन आक्रमण का जवाब जब मुगल लोग अत्यंत तीव्रता से देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये आशा नहीं थी कि इस प्रकार से उनके पीछे से चारों तरफ से उनके ऊपर आक्रमण हो जाएगा। इधर कुछ सैनिकों ने जाकर के, जिनको ये काम सौंपा गया था, उनके शिविर में आग लगा दी है। वो उनका टेंट वेंट तंबू वम्बू सब धू धू करके जल रहा है। चारों तरफ बचाओ 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 की आवाजें आने लग गई हैं। ऐसे में गौर सिंह ने एक लंबे बांस के ऊपर अफजल खां के उस शरीर को रख के और एकदम ऊपर उठाया, जैसे कोई ध्वज ऊंचा कर रहा हो, और जोर से घोषणा की कि देखो तुम्हारा सेनापति मारा गया है।
अब तुम लोगों को अपने प्राण बचाने हो तो भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी पत्नियों के आंसू से और तुम्हारे खून से ये पूरी पृथ्वी जो है ना, हम मराठा ये नहीं चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी तुम्हारे खून और तुम्हारी पत्नियों के आंसुओं से कलंकित हो। सारी सेना ने जैसे अपने सेनापति को इस प्रकार की स्थिति में देखा, वहां से भाग खड़े होते हैं। यहाँ भयंकर रूप से यवन सेना का संहार हुआ है और छत्रपति शिवाजी ने इस प्रकार से अफजल खां को मार करके विजयी शंखनाद किया है। माल्यश्री को उस पूरे भूभाग की सफाई का काम सौंप दिया गया है और प्रतापगढ़ में, प्रतापदुर्ग में प्रवेश करके अपनी माता के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया है। यहाँ आकर के दूसरा निश्वास पूरा होता है। आगे की कथा अगले वीडियो में तीसरे निश्वास की कथा सुनेंगे। धन्यवाद। मैं समझता हूँ आनंद तो आएगा और कुछ बाकी ना रह जाए, इस प्रकार से कथा को प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आपके प्रश्नों के जवाब भी मिल जाएंगे। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। ध्यान रहे यहाँ बहुत कुछ है आपके लिए, प्लेलिस्ट अवश्य चेक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी विषयों को चेक करें, जिससे आपको और विषयों के बारे में भी ज्ञान मिलेगा।